विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंधकार का परिचय और निबंध की भूमिका को आपको समझाया था। आज निबंध की विषय सामग्री और भाषा शैली को भी आपको समझाएंगे। निबंधकार ने अपने इस निबंध में साहित्य और मनुष्य के परस्पर संबंधों को दर्शाते हुए यह कहने का प्रयास किया है कि यदि जन समूह की अभिव्यक्ति अच्छी है तो वैसा ही साहित्य निर्मित होगा, और यदि उस समय का समाज और मनुष्यों की स्थिति विषमता से परिपूर्ण है, परेशानियों से युक्त है, तो साहित्य में उसी प्रकार की अभिव्यक्ति होगी। लेखक ने इस निबंध की महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर उल्लेख करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि हमें सबसे पहला साहित्य वेद के रूप में प्राप्त होता है। यह आर्यों का समाज था जिसमें मनुष्य के भाव उदार निष्कपट व्यवहार के लिए उस समय का समाज जाना जाता था। वेदकालीन साहित्य में उस समय के समाज की अभिव्यक्ति है जहाँ मनुष्य समानता, उदारता, प्रसन्नता और सामूहिकता में विश्वास रखता था। उस समय के जितने आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने राजनीतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया है। उन आचार्यों ने, जिनमें मुख्य रूप से हम यदि उनके नाम का उल्लेख करें तो वे आचार्य हैं गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि। उन्होंने दर्शन शास्त्रों की बुनियाद भी रखी और उस साहित्य में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक स्थिति के साथ मनुष्य के व्यवहार, आचार, विचार, नियमों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि वेदों के समय की भाषा संस्कृत थी, जो हमें दो रूपों में प्राप्त होती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यानी जो वेद पाठी रचनाकार आचार्यों के द्वारा लिखी पढ़ी समझी जाती थी, उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था, और भाषा का वह रूप जो लोक में प्रचलित था उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता था। वेदकालीन समय का साहित्य प्रारंभिक रूप में हमें जो प्राप्त होता है वह मनुष्य की उदारता और उसके भावों को प्रस्तुत करता हुआ समसामयिक स्थितियों का अवलोकन करवाता है। उसके पश्चात लेखक ने यह बताया कि वेद के उपरांत रामायण और महाभारत दो प्रकार के बड़े ग्रंथ साहित्य में प्राप्त होते हैं, पहले रामायण और फिर महाभारत। रामायण के आचार्य कवि कुल गुरु वाल्मीकि थे और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। उन्होंने अपने समय की सामाजिक स्थिति और मनुष्यों का चित्र और चरित्र इन बड़े ग्रंथों में रचने का कार्य किया।
यदि रामायण के आधार पर हम इसे समझें तो वाल्मीकि जी ने जिस रामायण की रचना की उसमें प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल शिरोमणि है, जो अपने जीवन में बचपन से लेकर संपूर्ण कथा में आदर्श का निर्वाह करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। गुरु के आदेश की पालना करना, पिता के आदेश की पालना करना, माँ के आदेश की अनुपालना करना और समय की स्थिति के अनुरूप उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना और सामान्य मनुष्य को वे अधिकार प्रदान करवाना जो उनके मूलभूत है। इसके लिए श्री रामचंद्र जी अपना पूरा जीवन एक तपस्वी, एक सामान्य मनुष्य की भांति संघर्ष करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। रामायण में सारी आदर्श की स्थितियां हैं। पिता पुत्र के मध्य आदर्श, माता परिवार, गुरु शिष्य, भाई बहन, राजा प्रजा, इन सब के बीच आदर्श स्थितियों का निर्वाह है। भाइयों के बीच में आदर्श का विवाह, माफ कीजिए, आदर्श की स्थिति। भरत, जब राम को वनवास हुआ तो भरत अपने ननिहाल गए हुए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ ने उनके बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया है तो वे राम को मनाने के लिए जाते हैं, मिन्नतें करते हैं और प्रभु श्री राम जब इनकार कर देते हैं तो वे कह देते हैं कि चाहे चरण पादुकाएं ही दे दीजिए, लेकिन मैं इन चरण पादुकाओं को रख कर प्रतीक रूप में उनको संभालने का प्रयास करूँगा। राम अपने माता और पिता के वक्तव्यों का पालन करने के लिए वन गमन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रामायण में आदर्श ही आदर्श है। वही महाभारत में इसके विपरीत स्थितियां दिखलाई पड़ती हैं। महाभारत कालीन समाज वैमनस्य, लड़ाई झगड़े, आपसी कलह की अभिव्यक्ति करता है। उस बड़े ग्रंथ में यह बताने का प्रयास किया है कि कौरव और पांडव जो चचेरे भाई हैं, उनके बीच सिंहासन को लेकर, राज सत्ता को लेकर के आपस में युद्ध होगा, कारण कि कौरव सुई के बराबर का भाग भी पांडवों को नहीं देना चाहते और वे सारे ही राज्य को स्वयं हस्तगत करना चाहते हैं। लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि दो वेदों के पश्चात रामायण और महाभारत का साहित्य क्रमशः आदर्श और महाभारत में वैमनस्य की अभिव्यक्ति है। जैसी सामाजिक, जैसा मनुष्य वैसी ही साहित्य में अभिव्यक्ति। लेखक ने यह कहा कि महाभारत और रामायण के पश्चात हमारे देश की स्थिति में भी परिवर्तन दिखलाई पड़ता है और साहित्य में वह समय आता है जब रामायण और महाभारत के पश्चात बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। बौद्ध धर्म के पश्चात पुराण और फिर उसके पश्चात अलग तरह का साहित्य दिखलाई पड़ता है। लेखक ने कहा है कि जैसे जैसे साहित्य में बदलाव हुआ है, पूर्व के समय का साहित्य जैसे वेद, उसके पश्चात रामायण, फिर महाभारत, फिर बौद्धकालीन साहित्य, फिर उसके पश्चात पुराण साहित्य, फिर उसके पश्चात प्राकृत
अपभ्रंश का साहित्य हमें प्राप्त होता है, वैसे ही वैसे भाषा में भी बदलाव दिखलाई पड़ता है। वेदों के समय की भाषा संस्कृत भाषा भी वैदिक और लौकिक, और उसके पश्चात प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी और उसके पश्चात नई हिंदी का विकास दिखलाई पड़ता है। लेखक ने इन दृष्टांतों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि साहित्य में जैसे जैसे बदलाव आता चला गया, वैसे वैसे भाषा बदलती गई, और जैसे जैसे बदलाव आया वह मनुष्य के जीवन शैली में, सामाजिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में बदलाव आता चला गया, और जैसा बदलाव तत्कालीन स्थितियों में दिखलाई पड़ता है वैसा ही साहित्य निर्मित होता है। लेखक ने अपने इस निबंध में, जो साहित्य परक निबंध है, इसमें साहित्यिक विचारों को संकलित किया गया है और इस उद्देश्य को ध्वनित किया गया है कि साहित्य मनुष्य के हृदय की भावनाओं के आधार पर विकसित होता है। जिस देश में जैसे लोग निवास करते हैं, उनका जीवन स्तर जैसा होता है, उसी के अनुरूप विचार होते हैं। समय के अनुसार विचार और साहित्य में बदलाव होता है, इसलिए साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह निबंध अपने आप में भावात्मक और विचारात्मक निबंध है, जिसमें साहित्य का प्रतिपाद्य ध्वनित होता हुआ दिखलाई पड़ता है, और लेखक ने उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए अपने इस निबंध को साहित्य की दृष्टि का अवलोकन करते हुए सारी स्थितियों को बताने का प्रयास किया है। तो विषय वस्तु की दृष्टि से यह निबंध साहित्य की व्याख्या करता है और उस समय के समाज की अभिव्यक्ति के यथार्थ को हमारे सामने रखता है। तो विषय वस्तु की दृष्टि से यह निबंध बहुत सरल है। भाषा शैली की दृष्टि से इस निबंध का यदि हम आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि संपूर्ण निबंध में प्रवाह शैली का एक विशेष गुण दिखलाई पड़ता है, जिसके द्वारा यह निबंध सरल और सरस बन पाया है। बालकृष्ण भट्ट जी इस निबंध में व्यक्तिगत तथ्यों का उल्लेख करते हुए पाठक से दृष्टांतों के माध्यम से जो आत्मीयता स्थापित कर लेते हैं, वह इस निबंध की वैविध्यपूर्ण शैली का परिचय देते हैं। यदि अभिव्यंजना शक्ति, भाषागत प्रयोग के आधार पर बालकृष्ण भट्ट जी के इस निबंध की समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि उन्होंने साहित्य समाज के उन दृष्टांतों को सरल रूप में प्रस्तुत करके हमें समझाने का प्रयास किया है, जिससे यह निबंध सरल और स्पष्ट हो गया है। प्रवाह शैली की दृष्टि से और वैविध्य की दृष्टि से, कहावतों के प्रयोग से, मुहावरों के प्रयोग से लेखक ने लोक उक्तियों के माध्यम से इस निबंध की शैली को और स्पष्ट किया है। इस दृष्टि से यह निबंध विषय वस्तु के वैविध्य और भाषा शैली की महत्ता के कारण यह निबंध साहित्य का महत्वपूर्ण निबंध हो जाता है। धन्यवाद।